हेलो दोस्तों, अवधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके ऊपर कौन कौन से कंडक्ट रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। देखिए, जो सिविल सर्वेंट होता है वो गवर्नमेंट का फेस होता है। सरकार को हम पहचानते हैं सिविल सर्वेंट से, बिकॉज उन लोगों के साथ ही हम डील करते हैं और इसलिए उनको एक बिहेवियर मेंटेन करना पड़ता है, एक कंडक्ट मेंटेन करना पड़ता है, चाहे वो ऑफिस में हो या कभी भी किसी भी पब्लिक प्लेस पे हो। तो एक बिहेवियर उनसे एक्सपेक्टेड रहता है और इसीलिए उनके लिए कंडक्ट रूल्स बनाए गए हैं जिसको कि फॉलो करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कंडक्ट रूल्स हैं कहाँ से आते हैं। ये जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हैं जो कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 है। ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल होते हैं एक्सेप्ट ऑल इंडिया सर्विसेज, रेलवेज या जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं या जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं जैसे आईआईटीज़, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। उनके लिए सेपरेट कंडक्ट रूल्स हैं जिसमें ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोविजंस हैं, बस थोड़े बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं। दूसरे जो कंडक्ट रूल्स हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं 1968 के। और ये जो कंडक्ट रूल्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि 3 हैं इंडिया में, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और तीसरे जो कंडक्ट रूल है वो हैं रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1966, जो कि रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन ये जो कंडक्ट रूल्स हैं उसके जो ब्रॉड प्रोविजंस हैं वो करीब करीब सेम है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसलिए अगर आपने एक कंडक्ट रूल को समझ लिया तो बाकी कंडक्ट रूल भी उसी प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो कंडक्ट रूल बनाने की जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट को कहाँ से मिली। हमारा जो आर्टिकल 309 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिक्रूटमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विसेज जो है उसके बारे में रूल्स बना सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हों चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हों। उसके अंदर ये प्रोविज़न बनाया गया है कि सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट्स एंड अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट कैन रेगुलेट द रिक्रूटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ द पर्सन्स अपॉइंटेड। तो गवर्नमेंट को इसमें पावर दी गई है कि गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है रिक्रूटमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। और उसके अंदर जो है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों, उन सबको कंडक्ट रूल बनाया जा सकता है जो कि उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस के मुताबिक होगा और वो उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट होगा। तो अगर आप उन कंडक्ट रूल्स को नहीं मानना चाहते हैं तो आप सर्विस ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विस जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि इस कंडक्ट रूल्स को फॉलो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो जनरल कंडक्ट रूल्स हैं जो कि रूल 3 के अंदर प्रोवाइडेड हैं। इसके अंदर कहा गया है कि सबसे पहले हमें हर समय एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करती है, हमें टोटली ईमानदार रहना है और हमें हमेशा अपनी जो ड्यूटी है उसके लिए हमारा डिवोशन होना चाहिए। हमारी जो भी ड्यूटी है उसको हम पूरे मन लगा करके करें। इसके अलावा जो कंडक्ट रूल है वो ये कहता है कि हमको कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि अनबिकमिंग ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ये बड़ा जानना जरूरी है। अनबिकमिंग ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा एक इज्जतदार गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह बिहेव करना चाहिए। अब जैसे कि मान लिया आप किसी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हैं या एसपी हैं और आप किसी पब में जाते हैं, वहाँ पे दारू पीते हैं और उसके बाद उल्टे सीधे डांस करते हैं, तो ये जो है अनबिकमिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर है, क्योंकि उससे पूरी जो आपकी पद की जो प्रतिष्ठा है वो खराब हो जाती है। और इसलिए अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपनी जो ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करते समय इम्पार्शियल रहना चाहिए। वो किसी जाति को, धर्म को या जेंडर को फेवर नहीं कर सकते हैं। उनको हर एक को बराबर नज़रों से देखना चाहिए और इम्पार्शियल तरीके से बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन नहीं करना चाहिए। भले ही आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करें, लेकिन किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को फेवर नहीं कर सकते। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफिसर्स का सबसे बड़ा दायित्व क्या होता है कि जब भी वो कोई भी अपना डिसीजन लें वो अपने बेस्ट जजमेंट से लें। देखिए, गवर्नमेंट सर्विसेज में हर एक को पावर दी जाती है लॉ के द्वारा। एक कमिश्नर को ये पावर है, एक डीएम को ये पावर है, एक एसपी को ये पावर है, ये लॉ में प्रोवाइडेड है। और जब कोई भी पावर आपको लॉ में प्रोवाइडेड रहती है तो आपको उसको करने से पहले किसी से पूछना नहीं है, आपको अपना बेस्ट जजमेंट लगाना है और उस पावर को एक्सरसाइज करना है। लेकिन किसी सुपीरियर ऑफिसर ने आपको ऑर्डर दे दिया कि भाई इस काम को ऐसे करना है, तो उस केस में जो
हायरार्की का प्रिंसिपल होता है वो एप्लीकेबल हो जाता है और हमें सुपीरियर ऑफिसर की बातों को मानना पड़ता है। लेकिन अगर ये ऑर्डर इलीगल है तो आप उसको मानने से मना कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑर्डर लीगल है तो आपको मानना पड़ेगा। और आप उनसे कह सकते हैं कि आपका जो भी ऑर्डर है आप हमें राइटिंग में दें। तो जब वो ऑर्डर राइटिंग में देते हैं तो उसके बाद ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप उसको फॉलो करें, क्योंकि उस सिचुएशन में सारी की सारी जिम्मेदारी जो होती है वो सुपीरियर ऑफिसर की हो जाती है। और अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए जो है वो सुपीरियर ऑफिसर जिम्मेदार माना जाएगा, ना कि आप। अब हमें ये जानना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि हमारी रोज़मर्रा के काम में ओरल ऑर्डर्स आते हैं। आपके बॉस ने कहा भाई ये करो, अब कोई मान लिया कहीं पे कोई रायट हो रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बॉस सबको जो है चिट्ठी लिख करके एक ऑर्डर देगा। तो आपको अगर ओरल ऑर्डर आया तो आपको फॉलो करना है, लेकिन जितनी जल्दी संभव हो वो जो ओरल ऑर्डर है उसको आपको रिटन में कन्वर्ट करना होता है। मतलब राइटिंग में बॉस को बाद में देना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये ऑर्डर दिया था, अपने फाइल में रिकॉर्ड करना चाहिए। मान लिया बॉस ये करने से मना कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बॉस को लेटर देना चाहिए कि आपके कहने के अनुसार मैंने फला फला दिन जो आपने मुझे ऑर्डर दिया था ओरल, उसकी वजह से मैंने ये काम किया और इसका ये रिजल्ट है। तो उसके बाद में क्या होगा, अगर आपने बॉस को राइटिंग में बता दिया तो उसके बाद में अगर बॉस उसको डिनाई नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि वो ऑर्डर आपके पास में ओरली आया हुआ था। अगर बॉस ने ऑर्डर नहीं दिया तो उसको तुरंत मना करना चाहिए और फिर आप उसके सुपीरियर के पास जा सकते हैं और अपनी जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंडक्ट रूल है 3A, उसके अंदर दिया हुआ है कि प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको कई बार हम देखते हैं कि बड़े एरोगेंट होते हैं, वो एरोगेंसी उनसे एक्सपेक्टेड नहीं रहती है। जो लॉ के अंदर जो प्रोविज़न है, जो कंडक्ट रूल ये कहते हैं कि आपको कर्टियस रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए आम जनता के लिए, और जनता के जो नुमाइंदे हैं, जो MPs, MLAs, ब्लॉक प्रमुख, जो भी जनता के नुमाइंदे हैं, सबके सामने आपको पोलाइट होना चाहिए और कर्टियस होना चाहिए। उसी तरीके से आपको कोई भी काम जो है वो जानबूझकर डिले नहीं करना चाहिए, और अपने जो वर्क प्लेस है जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे एक डिसेंसी मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक गाने पे अपने ऑफिस में डांस कर रहे थे। तो गवर्नमेंट इस मामले को बहुत सीरियसली लिया और उन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। तो सवाल उठता है कौन से प्रोविजंस लगाए गए? तो ये प्रोविजंस थे वहाँ पे कि आपने अपने वर्क प्लेस पे डेकोरम मेंटेन नहीं किया। उसी तरीके से आपकी जिम्मेदारी है कि अगर RTI एक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई जाती है तो आप उसको प्रोवाइड करें। ये भी कंडक्ट रूल के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट कंडक्ट रूल ये कहता है कि आपको हमेशा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और रूल्स हैं उसके अकॉर्डेंस में काम करना है। देखिए, एक व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है कि मैं बहुत सारे जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उससे मैं एग्री नहीं करूँ, लेकिन जब आप सरकार में रहते हैं तो उन रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करना आपकी ये जिम्मेदारी है और आपको उसको फॉलो करना है, चाहे आप एग्री करें चाहे ना करें। तो ये भी कंडक्ट रूल के अंदर प्रोवाइडेड है। उसके अलावा कंडक्ट रूल में ये दिया हुआ है कि आप किसी भी औरत को उसका कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट या अब्यूज़ नहीं करेंगे वर्क प्लेस पे। तो ये भी कंडक्ट रूल के अंदर प्रोहिबिटेड है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं कई बार ऐसी पोजीशंस में रहते हैं कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे फर्म्स होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। कई बार उनको कोई ग्रांट की ज़रूरत होती है, कई बार वो इस तरीके के काम करते हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू कुछ इन्फोर्समेंट होना होता है, कई बार टैक्स मैटर के चक्कर में वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऐसे कंपनीज में अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर फ़ोन कर दे कि भाई मेरा एक भाई है, चाचा है, उसको नौकरी दे दो, तो वो बेचारे को कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो उसको नौकरी ना दें। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को प्रोहिबिट किया गया है कि अपनी किसी भी ऐसी कंपनी में जिसमें उसका इन्फ्लुएंस हो वो अपने लोगों को नौकरी पे नहीं लगा सकता। तो इसके लिए जो कंडक्ट रूल है वो इस प्रकार से है कि आप जो है अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करके किसी भी अपने जो रिलेटिव हैं उनको आप नौकरी ना दिलाएं। पहला कंडक्ट रूल यह है। दूसरा कंडक्ट रूल है कि अगर मान लिया कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो कि अपने मेरिट से या किसी भी और कारण से उसको नौकरी मिली है उस कंपनी में जिसके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें, अपने सुपीरियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करें कि हाँ भाई मेरे बेटे ने इस कंपनी में नौकरी पाई है जो कि मेरे अंडर में आती है। उसके बाद में गवर्नमेंट इस बात पे विचार करेगी कि आपने अपनी इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल किया या जो आपका बच्चा है उसने अपनी मेरिट से नौकरी को पाया। उसी तरीके से अगर मान लिया आपका कोई रिश्तेदार है जो किसी कंपनी में काम करता है, तो आप उस कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट ना दें, क्योंकि उसका मतलब ये निकाला जाएगा कि आप अपने रिश्तेदार के बेनिफिट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो ये चीज़ भी उसमें प्रोहिबिटेड है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप हैं तो बेहतर ये रहेगा कि जो डिसीजन है अपने सुपीरियर को दे दें या किसी दूसरे ऑफिसर को इस तरीके का ऑर्डर पास करने के लिए कहें,
ताकि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम ये ना लग सके कि आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसमें कि आपका कोई रिश्तेदार काम करता है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पॉलिटिक्स में या इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की पूरी तरीके से मनाही है। ये जो नेक्स्ट कंडक्ट रूल है उसके अंदर कहा गया है कि जब तक आप सरकारी नौकरी में तब तक आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते या किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको ये भी मना है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के कन्वेंसिंग में जाएं या आप स्वयं इलेक्शन लड़ने की कोशिश करें एमएलए, एमपी या फिर लोकल अथॉरिटी का। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कंडक्ट रूल है कोई भी एसोसिएशन या यूनियन ज्वाइन करने से रिलेटेड है। आपको कोई एसोसिएशन यूनियन ज्वाइन करने में कोई ऐसा मना नहीं है। जैसे जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो आईएएस एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं, आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं वो आईआरएस एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं। ऐसी बहुत सारी एसोसिएशंस और यूनियन को हम ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है। लेकिन कुछ तरीके की एसोसिएशन और यूनियन को ज्वाइन करने पर पाबंदी है और उसके लिए गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हुए हैं कि आप ऐसे किसी भी एसोसिएशन को नहीं ज्वाइन कर सकते या उसका अगर मेंबर हैं उस पर कंटिन्यू नहीं कर सकते जिसकी जो एक्टिविटी है वो देश हित में नहीं है या देश को विभाजित करने वाली है या उससे जो पब्लिक ऑर्डर या मॉरलिटी है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी कोई एसोसिएशन या यूनियन है तो आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। जो 7वां कंडक्ट रूल है वो है डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक से रिलेटेड। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन होते रहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उसमें पार्टिसिपेट करने पे मनाही है। कुछ जो ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मना है वो इस प्रकार से हैं। एक तो वो जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जो कि देश की जो सोवर्निटी है या इंटीग्रिटी है उसको इफेक्ट करते हैं, एकता और अखंडता को इफेक्ट करते हैं, देश की सिक्योरिटी पे असर उसका पड़े, या हमारे जो दूसरे देशों से जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है उस पर फ़र्क पड़े। अगर मान लिया रशिया के खिलाफ कोई सपोज करिए कि कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है तो आपको नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, या उससे पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मॉरलिटी पे कोई फ़र्क पड़े, या फिर जिसमें कोई कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, डिफेमेशन हो या किसी वायलेंस को इंसाइट करने का प्रयत्न हो, ऐसी किसी भी जगह पे आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगला जो कंडक्ट रूल है वो डील करता है प्रेस और मीडिया से, जिसका पहला पार्ट ये कहता है कि जब तक आप सरकारी नौकरी में हैं तब तक आप कोई प्रेस को नहीं चला सकते हैं या प्रेस के मैनेजमेंट का पार्ट नहीं हो सकते हैं। तो आपको प्रेस से डिस्टेंस बना के रखनी है। कोई भी प्रेस एक्टिविटी है जिसमें कि रिटर्न पीरियडिकल कोई मैगजीन छपती हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उससे आप नहीं एसोसिएट होना चाहिए। केवल उस प्रेस से आप एसोसिएट हो सकते हैं जिसमें कि आपकी बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। जैसे कि मान लिया आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं और वो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कुछ मैगजीन छापती है, कुछ मटेरियल जो है अपनी वेबसाइट पे डालती है जो कि लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए है, तो वहाँ पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है क्योंकि वो आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है। लेकिन आप किसी और प्रेस और मीडिया को ओन नहीं कर सकते। और उसी तरीके से जब आप कोई किताब छापते हैं या किसी भी पब्लिक मीडिया में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं एज अ चीफ गेस्ट या कैसे भी, तो वहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना कि जो व्यूज़ हैं वो आपके अपने व्यूज़ हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर के व्यूज़ नहीं हैं। देखिए, इस बात को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि मान लिया कि आप कस्टम्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर हैं या कोई सीनियर ऑफिसर हैं। अब उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आपने किसी भी प्रेस में जाकर के कोई स्टेटमेंट दिया डिपार्टमेंट के बारे में या जनरल के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसको माना जाएगा कि वो एक कमिश्नर का व्यू है और कमिश्नर जो है भारत सरकार का अंग है, तो उसको भारत सरकार का व्यू भी माना जा सकता है। अब अगर टैक्स मैटर में मान लिया आपने कोई व्यू दे दिया कि भाई इसमें ड्यूटी बढ़नी चाहिए, ड्यूटी घटनी चाहिए या ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो कोई भी आदमी उसको कोट कर सकता है और उसके बेसिस पे वो जो है उसको कह सकता है कि भाई ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो ये आपको क्लियर करना है कि जो व्यू आप दे रहे हैं वो आपका व्यक्तिगत व्यू है, वो भारत सरकार का व्यू नहीं है। और भारत सरकार अगर आपको ऑथराइज करे कि हाँ आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं इस मामले को व्यू देने के लिए, तब आप दे सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आपको हमेशा क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है, ये भारत सरकार का व्यू नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत बार जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो कई बार मीडिया में लाइमलाइट में आ जाते हैं जब वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे अफसरों के बारे में हम जानते हैं जो कि कई बार मीडिया में आकर के वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट डिसीजंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिसको कि मीडिया बहुत तेज़ी से हाईलाइट करती है। और फिर उसके बाद में जब गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन लेती है
तो फिर मीडिया जो है उसको कहती है कि साहब ये विंडिक्टिव हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर प्रोहिबिशन है कंडक्ट रूल के द्वारा कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना करें। ये जो रूल 9 है वो गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को डील करता है और इसके अंदर एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसको किसी भी फोरम पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है कंडक्ट रूल के वायलेशन का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानना। उसके बाद में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप या किसी फॉरेन कंट्री के साथ में हमारे रिलेशनशिप को स्पॉयल कर दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, नहीं, उनको अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अपने काम से रिलेटेड जो वो ड्यूटी कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताने का। जैसे अगर मान लिया कहीं पे क्राइम हुआ तो आप एसपी के पास जाएंगे तो एसपी उस क्राइम के बारे में बता सकता है कि कैसे हुआ, उसका क्या व्यू है। अगर कोई इनकम टैक्स की रेड हुई तो आप इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जाएं तो वो बता सकता है कि भाई हाँ इसमें क्या इशू है। वो अपना स्टेटमेंट जो दे रहा है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में दे रहा है, उसके लिए परमिशन है। लेकिन आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि जब हम गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं तो हम उस सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उसका पार्ट हैं और इससे सरकार की छवि धूमिल होती है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ कंडक्ट रूल्स के बारे में जाना और इसको हम आगे भी जारी रखेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम कुछ और कंडक्ट रूल्स को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम कंडक्ट रूल्स के चैप्टर पे हैं और आज हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। कुछ कंडक्ट रूल्स हमने पार्ट 1 में सीखे और बाकी जो कंडक्ट रूल हैं वो हम आज सीखेंगे। तो जो रूल 10 है कंडक्ट रूल का, वो ये कहता है कि हम किसी भी कमेटी के सामने एविडेंस हम नहीं दे सकते हैं जब तक कि सरकार उसकी सैंक्शन नहीं देती है। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत सारे काम करते हैं और उनका जो काम होता है वो बहुत सारे ऐसे डायरेक्शंस पे बेस रहता है जो पब्लिक डोमेन में आने की ज़रूरत नहीं होती या दूसरी एजेंसीज को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें बड़ी सारी कॉन्फिडेंशियलिटी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छुपाने की ज़रूरत रहती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ये चाहती है कि जब आपको किसी कमेटी के सामने प्रस्तुत होना पड़े तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि भाई इसके सामने हमें भेजना है कि नहीं भेजना है, और इसलिए गवर्नमेंट के सैंक्शन की ज़रूरत होती है अगर आप किसी कमेटी के सामने कोई एविडेंस देना चाहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर आपको ऐसी कमेटी जो कि गवर्नमेंट ने स्वयं अपॉइंट की है या पार्लियामेंट ने अपॉइंट की है या किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने अपॉइंट की हुई है तो उसके सामने एविडेंस देने के लिए परमिशन की या सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, अगर कोई जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरीके से अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है और उसमें आपको सबूत के तौर पे बुलाया जाता है, एविडेंस देने के लिए बुलाया जाता है, तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा अगर किसी कमेटी के सामने जाना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। रूल 11 ये कहता है कि जो अनऑथराइज कम्युनिकेशन हमारा इंफॉर्मेशन का नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग जब किसी भी सरकारी महकमे में रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, व्यक्तियों के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, दूसरी डिपार्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, और वो जो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें अनऑथराइज लोगों को, जिनको ये जानने का अधिकार नहीं है, उनको रिवील नहीं करना चाहिए, उनको नहीं दिखाना चाहिए। और इसीलिए जो कंडक्ट रूल में ये कहा गया है कि कोई भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से उसको हमें नहीं दिखाना चाहिए जब तक कि वो व्यक्ति जिसको हम दिखा रहे हैं वो उसके लिए ऑथराइज ना हो। 12वां जो रूल है वो सब्सक्रिप्शन पे बेस्ड है। देखिए, क्या होता है, मान लिया आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, आप हैं कलेक्टर हैं, एसपी हैं, कमिश्नर हैं। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ कि मान लिया आपका कोई एक दोस्त है, उसको फंड की ज़रूरत है, चाहे वो एनजीओ चला रहा हो, चाहे वो कोई प्राइवेट बिजनेस कर रहा हो, और उसके लिए उसको फंड की ज़रूरत है। अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप अगर किसी को कह देंगे कि भाई इसको इतना पैसा दे दो, तो वो मना नहीं कर सकता है। तो इस वजह से
आप अपनी पावर का मिसयूज़ करके किसी दूसरे व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के फंड रेजिंग में अगर उसको सब्सक्रिप्शन चाहिए, उसके एवज में आप अपनी पोजीशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और आप ऐसी किसी एक्टिविटी के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते हैं। आप अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है जिसमें आपको लगता है कि देश का हित है, समाज का हित है, तो आप सरकार को अप्लाई करिए और अगर सरकार आपको परमिशन देती है तब आप ऐसी एक्टिविटी के साथ में एसोसिएट हो सकते हैं। बिना सरकारी परमिशन के आप इसमें एक्टिविटी में नहीं आपको जाना चाहिए। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो रूल 13 है, गिफ्ट से रिलेटेड है। देखिए, जो सरकारी अफसर होता है उसको सबसे पहले जो लोग होते हैं उसको करप्ट करने के लिए गिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने गाड़ी भेज दी, होटल में रहने का इंतजाम कर दिया, दशहरा, दिवाली, होली, नए साल में आपने उसको बड़ी इंपॉर्टेंट कोई गिफ्ट दे दी, आपने पता चला उसको एक ज्वेलरी दे दी या कोई महंगा सा गिफ्ट दे दिया, तो ये जो है करप्शन के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि हो सकता है कि उसने कोई आपका काम ही नहीं किया हो या किसी काम से उसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने किसी का गिफ्ट स्वीकार कर लिया, महंगा सा गिफ्ट स्वीकार कर लिया, तो आप कहीं ना कहीं, एक ह्यूमन नेचर होता है कि आप उसको रिपे करने की कोशिश करेंगे और उससे क्या होगा कि वो करप्शन को जन्म देगा। तो इसलिए सरकार में गिफ्ट को रिसीव करने पे मनाही है, या हम यूँ कहें कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि पूरी तरीके से मनाही नहीं है लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, ताकि गिफ्ट जो है वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे दी जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उसको एज अ ब्राइब या एक बहुत आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के पर्पज से दी जाए तो वो ना हो सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कहा गया है कि वो या जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो किसी से गिफ्ट ना रिसीव करें जो कि उनके साथ ऑफिशियली कनेक्टेड है, जिनसे उनकी ऑफिशियल डीलिंग है। लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं, जैसे कि शादी ब्याह का मौका होता है, जिसमें आपके जो दोस्त होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, वो आपको गिफ्ट देते हैं, आपके परिवार को गिफ्ट देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि 25,000 तक की जो गिफ्ट है, 25,000 की जो गिफ्ट है, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे, जैसे मैरिज हो गया, एनिवर्सरीज हो गया, इन सब ओकेजन्स पे। और अगर इससे ज़्यादा की गिफ्ट है तो ऐसा नहीं कि आप रिसीव नहीं कर सकते, आप रिसीव कर सकते हैं, लेकिन आपको सरकार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और इस वजह से जब सरकार आपको परमिट करेगी तब आप उसको ले सकते हैं। तो उसमें रिपोर्ट करना जरूरी है, ताकि ये सरकार एग्जामिन कर ले कि इसमें कोई करप्शन एंगल तो नहीं है। इसके अलावा जो कंडीशंस हैं, मतलब जो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, फ्रेंड्स नहीं हैं, और अगर ऐसा कोई ओकेज़न नहीं है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, तो 5,000 तक की गिफ्ट जो है उससे ज़्यादा आप किसी व्यक्ति से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये है IAS, IPS, IRS, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके लिए रूल है, जिसमें IAS, IPS और IFS आते हैं, और इसी तरीके के सिमिलर रूल जो हैं वो आपके सेंट्रल सर्विसेज और बाकी सर्विसेज में भी लागू होते हैं। दूसरा ये कि आप किसी भी व्यक्ति से जिसके साथ में कोई आपकी ऑफिशियल डीलिंग हो, उसकी आप फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी नहीं इंजॉय कर सकते। मतलब कि मान लिया कोई 5 स्टार होटल किसी व्यक्ति का है, उसने कहा साहब हमारे होटल में आप रुक जाइए आकर के, या होटल है वहाँ पे आप जाके खाना खा लीजिए, उसका कोई आपसे पैसा नहीं लेगा। तो ये जो हॉस्पिटलिटी है वो आपको गेस्ट बना करके जो देना चाहता है, वो भी चीज़ जो है आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो अगला कंडक्ट रूल है उसके अंदर डावरी से रिलेटेड मैटर है कि रूल 13A ये कहता है कि ना तो आप कोई डावरी लेंगे ना देंगे, और ना इसमें आप किसी भी तरीके से जुड़ेंगे, एबेट करेंगे। 14वां कंडक्ट रूल जो है वो रहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके ऑनर में कई बार लोग बड़ी बड़ी पार्टीज दे देते हैं, जिसको आप चमचागिरी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कि भाई किसी आदमी को खुश करने के लिए, आपका कलेक्टर है, SP है, कमिश्नर, उसको आपने क्या किया, एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की और उसके ऑनर में वो पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो उससे तो उसकी पब्लिसिटी हो गई। और कई ऐसे अफसर हैं जो ऐसी पार्टीज़ में जाना बड़ा अच्छा समझते हैं क्योंकि उसमें चर्चा होती है, मीडिया में आता है। तो ये जो रूल है, रूल 14, ये कहता है कि आप किसी भी तरीके की कॉम्प्लीमेंट्री या वैलिडेटरी पार्टीज़ हैं वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आपके ऑनर में दी जाती है। तो अगर कोई ऐसी ओकेज़न है जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि आपको जाना चाहिए, तो आप सरकार से परमिशन ले लें, और सरकार अगर आपको परमिट कर देगी तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। लेकिन कुछ कंडीशंस में आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
वो है रिटायरमेंट, ट्रांसफ़र या रेजिग्नेशन। और इसका मकसद एकदम साफ है दोस्तों कि जब आप रिज़ाइन कर दिए, ट्रांसफ़र हो गए, रिटायर हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में अब आपके पास कोई ऐसी पावर नहीं बची हुई है कि आप उस व्यक्ति का कोई फ्यूचर में भला करेंगे। और इस वजह से इन कंडीशंस में आपको अलाउ किया गया है, बाकी कंडीशंस में आपको ऐसा करने से रोका गया है। 15वां जो कंडक्ट रूल है वो डील करता है प्राइवेट ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट पे। देखिए, जो सरकारी नौकर होता है वो 24 घंटे का सरकारी नौकर होता है, उसको किसी भी बिजनेस को या ट्रेड को करने की परमिशन नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको सरकारी परमिशन या सैंक्शन की ज़रूरत होती है। तो आप जैसे कि मान लिया कोई दूसरा नौकरी अगर ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि आपको सरकारी परमिशन की ज़रूरत होती है। अगर आप सरकारी महकमे में हैं तो आप कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा करके एक ऊंचा एम्प्लॉयमेंट नेगोशिएट कर सकते हैं, ऐसा सरकार मानती है। इस वजह से ये भी चीज़ जो है प्रोहिबिटेड है। उसी तरीके से आप कोई इलेक्टिव ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते हैं, और आप किसी भी व्यक्ति के बिजनेस के लिए या इंश्योरेंस एजेंसी के लिए कैनवेसिंग नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आपका कोई फैमिली मेम्बर, उसके पास LIC की एजेंसी है या किसी और इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी या कोई कमीशन एजेंट है जिसको कमीशन मिलता है, तो आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके उसका प्रोडक्ट नहीं बिकवा सकते हैं, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बिकवा सकते हैं। इन सब चीज़ों पे प्रोहिबिशन है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट ने आपको परमिट किया हुआ है, जैसे कि अगर कोई सोशल है, चैरिटेबल, लिटरेरी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक कोई एक्टिविटी है, तो उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर मान लें न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना चाहते हैं, कोई किताब लिखना चाहते हैं, कोई कला की एग्जीबिशन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सरकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक एमेच्योर की तरह पे आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्रोफेशनल की तरह नहीं, तो उसके लिए भी आपको परमिशन है। और उसी तरीके से अगर कोई ऐसी एजेंसी है, NGO है, जो लिटरेरी, साइंटिफिक या चैरिटेबल नेचर की है, तो उसके रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रमोशन या मैनेजमेंट में भी आपको पार्टिसिपेट करने की परमिशन है। जो 15वां रूल है वो ये कहता है कि आप कोई भी प्राइवेट ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे जब तक आप सरकारी महकमे में हैं। तो सरकारी पोस्ट पे रहते हुए आप जो है कोई भी प्राइवेट ट्रेड, बिजनेस, इन सब चीज़ों को करने की परमिशन नहीं है। और अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, वो कोई ट्रेडिंग या बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है या कोई इंश्योरेंस एजेंसी या कमीशन एजेंसी मैनेज कर रहा है, तो आपको सरकार को रिपोर्ट करना जरूरी है। उसी तरीके से आपको ये प्रोहिबिट किया गया है कि आप अगर कोई काम करते हैं किसी प्राइवेट या पब्लिक बॉडी के लिए, तो उसके बदले में आप कोई फीस एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं बिना सरकारी परमिशन के। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको बड़े बड़े घर मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े घर मिलते हैं, और उनको कई बार अकेले रहना होता है। तो अगर वो चाहें तो अपना जो सरकारी उनका आवास है उसको वो किराए पे दे दें और उससे बहुत पैसा वो कमा सकते हैं। तो रूल 15A जो है वो आपको ये प्रोहिबिट करता है कि अगर आपके पास में कोई सरकारी आपका आवास है तो आप उसको सबलीज नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको ही रहना है और किसी और को किराए पे नहीं उठा सकते हैं। और इसी तरीके से आपको अगर मकान खाली करने का समय है, जैसे कि आप जब रिटायर होते हैं तो आपको 6 महीने का समय रहता है मकान खाली करने के लिए। ट्रांसफ़र के समय आपको करीब 2 महीने का समय रहता है मकान खाली करने के लिए। तो उस समय के अंदर आपको मकान खाली कर देना चाहिए। 16वां जो कंडक्ट रूल है वो इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग और बोरोइंग से रिलेटेड है। देखिए, सरकारी महकमे में जब आप हैं तो आपको शेयर खरीदने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन शेयर में स्पेकुलेशन जो है वो आपको अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं कि साहब आपने आज सुबह शेयर खरीदा, शाम को बेच दिया, 2 दिन बाद बेच दिया। तो वो जो स्पेकुलेशन है जिससे कि आपका दिमाग जो है वो शेयर मार्केट में रहे, उस चीज़ को सरकार ने मना किया हुआ है। उसी तरीके से अगर आपका किसी पार्टी के साथ में डीलिंग है ऑफिशियल, मान लिया आप टैक्स कलेक्टर हैं और वहाँ पे एक पार्टी है जो आपकी एसएससी है, तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो एक नेचुरल आपकी टेंडेंसी रहेगी कि उस कंपनी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और उससे क्या होगा कि सरकार को एम्बेरसमेंट होगा अगर ये बात पब्लिक में आती है कि भाई कमिश्नर साहब का इतना पैसा जो है इस कंपनी में लगा हुआ है या उनकी फैमिली मेम्बर का इतना पैसा लगा हुआ है, तो इंप्रेशन ये जाएगा कि मैं कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस वजह से वो चीज़ जो है वो प्रोहिबिटेड है। 17वां जो कंडक्ट रूल है वो कहता है इंसॉल्वेंसी और हैबिचुअल इंडेटनेस से है। मतलब यह है कि आपको ऐसा करना चाहिए कि अपना जो आपकी तनख्वाह है उसी के अंदर आप अपना जीवन यापन करें,
आपको बहुत ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए, और ऐसा ना हो कि इतना लोन ले लें कि आप जो है बैंकरप्ट हो जाएं। और आपको इस तरीके की लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी चाहिए कि जो कि आप अपने खर्चे अपनी सैलरीज में चला सकें, या अपने जो मीन्स है उसमें आप रह सकें। तो ये एक कंडक्ट रूल में आता है कि आप बहुत ज़्यादा लोन आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर मान लिया आपके ऊपर कोई रिकवरी प्रोसीडिंग्स है कोर्ट से, या बैंकरप्सी प्रोसीडिंग चल रही है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है, तो आपको सरकार को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। 18वां रूल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सरकार के अंदर अगर आप रहते हुए अगर आपने मान लिया कोई ज़मीन जायदाद खरीदी, तो उसके लिए आपको सरकार को रिपोर्ट करना ज़रूरी है कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी, या अगर आपने उन चीज़ों को बेचा तब भी आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। उसी तरीके से जो मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आपने टीवी लिया, फ्रिज लिया, या ऐसी कोई चीज़ ली जिसकी वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफाइड अमाउंट है उससे ज़्यादा है अगर, तो उस सिचुएशन में आपको सरकार को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से जब आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास में क्या प्रॉपर्टी है, मूवेबल और इमूवेबल, ये दोनों जो प्रॉपर्टी है, चल और अचल, ये आपको घोषित करनी होती है। और अब जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक फॉर्म होगा जिसके अंदर आपको भरना होगा कि आपके पास में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा हर साल आपको एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना होता है, जिसमें आपकी जो ज़मीन जायदाद है उसका जिक्र रहता है कि आपके पास कितनी ज़मीन जायदाद है, कौन सी ज़मीन आपने खरीदी, कौन सी बेची, ये सारी चीज़ें जो है आपको डिक्लेयर करना ज़रूरी रहता है। अगला जो कंडक्ट रूल है उसके तहत अगर मान लिया कि गवर्नमेंट ने कोई आपके साथ में ऑफिशियल कोई एक्शन चल रहा है आपके उसमें, तो आप प्रेस के सामने नहीं जाएंगे या कोर्ट आप नहीं चले जाएंगे बिना सरकारी परमिशन के। तो आपको सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत है, और अगर सरकार ने परमिशन आपको 3 महीने के अंदर नहीं दी तो ये माना जाएगा कि वो परमिशन दे दी गई है, फिर आप जो चाहें वो करने के लिए फ्री है। 20वां जो कंडक्ट रूल है वो ये कहता है कि आपको किसी भी नॉन ऑफिशियल को या किसी पॉलिटिशियन को जो है अपने फ़ायदे के लिए कैनवसिंग करना परमिटेड नहीं है। जैसे कि आप किसी नेता को पकड़ करके या नेता को यूज़ करके अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करा सकते हैं। ये चीज़ जो है इस कंडक्ट रूल के तहत प्रोहिबिटेड है पूरी तरीके से। या मान लें किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने यूज़ किया, या किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर आदमी को इस्तेमाल किया ताकि आप अपना कोई सरकारी महकमे में अच्छी पोस्टिंग पा सकें, तो वो चीज़ें परमिटेड नहीं है। 21वां कंडक्ट रूल जो है वो ये कहता है कि आप जो है वो किसी भी शादीशुदा व्यक्ति के साथ में आप शादी नहीं कर सकते हैं, मैरिड आदमी के साथ दोबारा मैरिज नहीं कर सकते हैं, अनलेस ये चीज़ आपके पर्सनल लॉ में परमिटेड हो। और अगर आप किसी फॉरेनर के साथ में शादी करते हैं तो आपको सरकार को बताना जरूरी है। जो 22वां कंडक्ट रूल है वो आपसे ये कहता है कि आपको जो शराब है वो नहीं कंज्यूम करनी है, या कोई ड्रिंक या फिर ड्रग्स नहीं कंज्यूम करने हैं जो कि कानूनी दायरे में नहीं आते हैं या गैर कानूनी है। और आप ड्रिंक को कंज्यूम करके आप ऑफिस नहीं आ सकते हैं, ऑफिस आना वो कंडक्ट रूल के खिलाफ है। तो अगर कोई आदमी शराब पी करके ऑफिस आता है तो उसके खिलाफ में इस कंडक्ट रूल के तहत कार्रवाई हो सकती है। और इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति है जो शराब पी करके पब्लिक प्लेस पे उल्टी सीधी जो है हरकतें करता है, तो भी जो है उसके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। जो रूल 22A है, 22A है, उसके तहत जो है वो ये कहा गया है कि आप अपने घर पे किसी भी व्यक्ति को 14 साल से नीचे का जो व्यक्ति है, बच्चा है, उसको आप अपने घर पे नौकरी पे नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में जो लोग होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को जो है डोमेस्टिक सर्वेंट या डोमेस्टिक हेल्प बना करके यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है करना सरकार में बिल्कुल गलत है, और ये कंडक्ट रूल के खिलाफ जाता है, तो ये चीज़ प्रोहिबिटेड है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कंडक्ट रूल्स के बारे में जाना कि एक जो सरकारी अफसर होता है उसको एक तरीके का कंडक्ट मेंटेन करना ज़रूरी है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि जो सरकार का जो मुलाजिम होता है वो सरकार की इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई आदमी कंडक्ट रूल को नहीं फॉलो करता है तो ऐसी सिचुएशन में उसके खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, उसको माइनर या मेजर पेनल्टी लग सकती है, यहाँ तक कि उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो इस वजह से दोस्तों ये कंडक्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उस समय हम ये साइन करते हैं कि हम ये कंडक्ट रूल को फॉलो करेंगे। और इस वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बात बात पे मीडिया में चले जाते हैं, बात बात पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें नहीं करनी चाहिए जब तक हम सरकार में हैं। अगर हम सरकार से सेटिस्फाइड नहीं भी हैं तो हमें एक डिसिप्लिन
सोल्जर्स की तरह सरकार में काम करना चाहिए, और अदरवाइज़ क्या हो कि हम सरकार से रिज़ाइन करें और फिर एक कॉमन आदमी बन करके जिस तरीके के विचार हमें व्यक्त करना है उस तरीके के विचार हम व्यक्त करें, और जो हमें करना है वो हम करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो चैप्टर है कंडक्ट रूल का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो कंडक्ट रूल्स हैं इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको जाने बिना हम ये नहीं समझ पाएंगे कि एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको कितनी डिसिप्लिन के अंदर काम करना चाहिए, और अगर वो उस डिसिप्लिन को तोड़ता है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको इस देश का स्टील फ्रेम कहा जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके अंदर एक स्टील की स्ट्रक्चर बनती है जिस पे वो बिल्डिंग टिकी होती है, उसी तरीके से हमारे देश में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर इस पूरे देश की गवर्नेंस की जिम्मेदारी रहती है। देखिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भले ही बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहें, लेकिन ये भी सही है, पॉलिटिशियंस आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक सर्विस करते हैं और वो एक कॉन्टीन्यूटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे पॉलिटिशियंस आएँ या पॉलिटिशियंस जाएँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये जानने की होती है कि हमारे देश में जो पॉलिटिशियंस का रोल है और हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेट्स का रोल है वो बड़ा वेल डिफाइंड है। जैसे जो पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये जो पावर्स हैं वो एक्ट के द्वारा उनको दी गई हैं, और वो पावर केवल वही एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी मिनिस्टर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से जो मिनिस्टर्स की पावर है वो मिनिस्टर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स की पावर है वो ब्यूरोक्रेट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक दूसरे की पावर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का एक साथ मिलकर के काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी इस देश का विकास होगा। और इसलिए जब हम एथिकल कोड्स की बात करते हैं, एथिकल कंडक्ट की बात करते हैं, तो हमें दोनों की बात करनी चाहिए, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं और जो नेता लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको दोनों को जो है वो नैतिक होने की ज़रूरत है और नैतिक मूल्यों को पालन करने की ज़रूरत है, तभी इस देश का विकास हो सकता है। तो दोस्तों, जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी उसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए कि कैसे जो है हम एथिक्स को जो है वो सिविल सर्वेंट्स और मिनिस्टर्स के बीच में ला सकते हैं, और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट पब्लिक सर्विस बिल 2007 में बनाया था, जिसके अंदर बहुत सारे एथिकल कोड्स पब्लिक सर्वेंट्स के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सार की रिकमेंडेशन थी वो सिविल सर्वेंट्स के लिए या पब्लिक सर्वेंट्स के लिए क्या क्या थी। तो पहली उनकी जो रिकमेंडेशन ये थी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका जो एलिगेंस है, जो उनकी जो लॉयल्टी है, वो होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, लॉ के साथ में, डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र के साथ में, देश के साथ में, देश की एकता और अखंडता के साथ में, और देश की सुरक्षा के साथ में। तो अगर कोई भी ऐसा काम उनको करने को कहा जाए, किसी से भी कहा जाए, उनको नहीं करना चाहिए जो इनके खिलाफ हो, जो हमारे संविधान के खिलाफ हो। दूसरा, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ए पॉलिटिकल मैनर में बिहेव करना चाहिए, मतलब उनको राजनीति से परे होना चाहिए, उनको राजनीति में अपने को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ उनका अलायंस नहीं होना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स को एक गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करने में माध्यम की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो सबसे ब्रिलियंट लोग होते हैं और सबसे मुश्किल से उनको सेलेक्ट किया जाता है और बड़े एक लंबे प्रोसेस से सेलेक्ट किया जाता है, और उनकी जो जिम्मेदारी है कि वो आम जनता को अच्छी जो है सरकार मुहैया कराएं। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है सिविल सर्विसेज से कि वो ऑब्जेक्टिवली एक्ट करेंगे, मतलब कि कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, उनके कोई बायसेस नहीं होंगे, इम्पार्शियल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, इक्विटेबल रहेंगे, डिलीजेंट रहेंगे, और सबके साथ में बराबर का व्यवहार करेंगे, न्याय करेंगे। सिविल सर्वेंट्स के साथ में उनको एक्सपेक्टेड है, उनको करना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, और उनको अपने काम में कर्टियस रहना चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको काम करना चाहिए। इसी तरीके से सार्क ने यह भी रिकमेंड किया कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें और गवर्नमेंट सर्विसेज के हाई स्टैंडर्ड्स को वो सेट करें। उनको अपने डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि साहब हमने जो कर दिया उस पर कोई हमारा सवाल नहीं कर सकता। अगर कोई इस पर सवाल करता है तो उसका जवाब उनको देना चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स को हाई से हाई एथिकल स्टैंडर्ड को कायम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सार्क ने यह भी कहा कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि चाहे एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक हो, जब किसी को नौकरी के लिए सेलेक्ट करना हो या किसी को प्रमोट करना हो
या किसी को ट्रांसफ़र करके कोई जगह पे पोस्ट करना हो, इन सारे मामलों में मेरिट ही अकेला क्राइटेरिया होना चाहिए। सिविल सर्वेंट से ये भी एक्सपेक्टेड रहता है कि वो किसी को भी कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे या क्लास के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और सबको बराबर की तरह से ट्रीट करेंगे। सिविल सर्वेंट्स को जो है वो जो गरीब हमारे देश का तबका है, जो अंडर प्रिविलेज और वीकर सेक्शन है, उसका जो है इंटरेस्ट इंश्योर करना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पैसा स्पेंड करते हैं, जनता का पैसा होता है, और उसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेंड किया जाए, ताकि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आ सके। सिविल सर्वेंट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो उनका वर्क प्लेस है, जहाँ पे वो काम करते हैं, उसमें किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सिविल सर्वेंट्स को चाहिए कि जो वर्क प्लेस हो वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे के साथ में आसानी से सब बातचीत कर सकें, एक कंसल्टेटिव प्रोसेस हो, कोई भी काम हो तो आपस में डिस्कस किया जाए, सारे प्रॉज एंड कॉन्स को स्टडी किया जाए और एक कॉपरेशन के स्पिरिट के साथ में वो सब लोग काम करें। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिविल सर्वेंट जो हैं वो मिलिट्री की तरह काम नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे उस तरीके की स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको जनता को डील करना होता है और जनता की प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स रहती हैं, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपस में वार्तालाप हो, ताकि बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। इसी तरह सिविल सर्वेंट्स की ये जिम्मेदारी होती है कि जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर को जो है वो मौका मिले कि वो पब्लिक सर्विस के लिए अप्लाई कर सके। उसमें ये नहीं हो कि कुछ लोगों को ही मौका मिले, सबको मौका ना मिले। तो जैसे कि सार्क ने रूल्स बनाए या कोड ऑफ कंडक्ट बनाए सिविल सर्वेंट्स के लिए, वैसे ही उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट बनाए मिनिस्टर्स के लिए। चलिए अब हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मिनिस्टर्स को हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना चाहिए। देखिए, जो सिविल सर्वेंट हमारे देश में होते हैं वो बैकग्राउंड में रहते हैं, वो नॉर्मली मीडिया में नहीं आते हैं, जबकि पब्लिक फेस जो होता है गवर्नमेंट का वो होता है पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको सब जानते हैं, और इसलिए अगर वो कोई गलत काम करेंगे तो उसका अंजाम ज़्यादा बुरा होता है। इसीलिए जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे एक्सपेक्टेड रहता है कि वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो है वो एथिक्स का मेंटेन करें। इसी तरीके से उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये भी वो मेंटेन करें। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन हो या चीफ मिनिस्टर का डिसीजन हो, ये कैबिनेट का डिसीजन होता है और उसके लिए सारे लोग ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और इस वजह से मिनिस्टर्स को जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन है उसकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, और जो भी वो डिसीजंस लेते हैं या जो उनके डिपार्टमेंट जो डिसीजंस लेते हैं उन सब के लिए जो है उनको पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। मिनिस्टर्स को इंश्योर करना चाहिए कि वो जो पब्लिक ड्यूटी करते हैं और जो उनके प्राइवेट इंटरेस्ट होते हैं उसके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब जैसे कि मान लिया आपका कोई बिजनेस है और आप किसी ऐसे महकमे में हैं कि जो उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर सकता है, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो आप उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ना हो। इसी तरीके से आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं या अपने परिवार के बिजनेस इंटरेस्ट हैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। जो मिनिस्टर है उसको ये भी जिम्मेदारी है कि जो मिनिस्टर का रोल है और जो कॉन्स्टिट्यूंसी का रोल है इसको सेपरेट रखें। देखिए, मान लिया आप किसी भी डिपार्टमेंट में मिनिस्टर हैं तो आपके पास बहुत सारी पावर्स है, बहुत सारी स्कीम्स है जो देश के अन्य अन्य भागों में ले जा सकते हैं। अब अगर आप उसका मिसयूज़ करके क्या करें कि सारी स्कीम, ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ले आएँ जिससे आपको बहुत अच्छे वोट मिल सकें, तो वो उचित नहीं है। इसलिए आपको इन दोनों के बीच में डिवीज़न करना चाहिए कि आप अपने मिनिस्टर की पोजीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में ना इस्तेमाल करें। मिनिस्टर्स को ये भी चाहिए कि जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं उसको पार्टी के लिए या पॉलिटिकल पर्पज से ना इस्तेमाल करें। अब आप कहीं पर कंपेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए आपने सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, सरकारी जहाज़ इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की, ये चीज़ जो है ये उचित नहीं है। इसी तरह जो मिनिस्टर्स हैं उनको पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी बरतनी चाहिए। जहाँ तक सिविल सर्विसेज का सवाल है, सिविल सर्विसेज को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि सिविल सर्वेंट जो हैं वो पॉलिटिकल मैटर से बिहेव करें। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे पावर में हो चाहे अपोजिशन में हो, सबको बराबर सम्मान दें और बराबर तरीके से उनका वो काम करें। मिनिस्टर्स जो हैं उनको ये भी चाहिए कि जो पब्लिक मनी है उसको बहुत ही ध्यान से खर्चा करें और उसमें जितनी इकोनॉमी हो सकती है उतनी इकोनॉमी बरतें। पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो गुड गवर्नेंस जो है वो प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट का काम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो, इस मामले में वो मदद करें सिविल सर्वेंट्स की और मिल करके वो काम करें।
और फाइनली जो होता है मिनिस्टर से एक्सपेक्टेड रहता है कि वो ऑब्जेक्टिवली काम करें, इम्पार्शियली काम करें, ऑनेस्टली काम करें और सबको बराबर तरीके से ट्रीट करें, डिलीजेंटली मेहनत से काम करें और फेयर और जस्ट मैनर में काम करें, सबके साथ में बराबरी का बर्ताव करें और सबको न्याय दें। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने जाना कि जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी उसने कौन कौन सी रिकमेंडेशन जो हैं दी जो सिविल सर्वेंट्स हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनके कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में अक्सर आते रहे हैं, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें इसको, और ये जो पॉइंट्स जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने बताए हैं उसको अच्छी तरीके से याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हमने पहले सीखा कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके ऊपर कौन से कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होते हैं। हमने कंडक्ट रूल्स के बारे में स्टडी किया। आज हम जानेंगे कि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे, उनके ऊपर कौन से कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी उसने मिनिस्टर्स के लिए कुछ कोड ऑफ एथिक्स प्रिस्क्राइब किए और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए रिकमेंडेशन दिए। उसके बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसने कोड ऑफ कंडक्ट इशू किए जो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में और राज्य में जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर वो लागू होंगे। तो हम जानते हैं आज इन कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। सबसे पहले जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो बिजनेस और इंटरेस्ट को डील करते हैं कि जो मंत्री होते हैं उनके जो व्यापार करते हैं या जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं उसको कैसे डील किया जाए, ये पहले चैप्टर में है, पहले लेसन में है। सबसे पहली बात यह है कि जब कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर बनता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को अपने एसेट्स, लायबिलिटी और जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के, उसको वो डिक्लेयर करता है। इसके बाद में उसका जो काम है वो फुल टाइम बेसिकली मिनिस्टर का होता है। तो अगर आप पहले से बिजनेसमैन हैं, आपका एक बिजनेस चल रहा है, तो ये नहीं कि आपको बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो बिजनेस की ओनरशिप आप रिटेन कर सकते हैं, उसके मालिक आप बन सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे मैनेजमेंट है उसको आपको नहीं करना है, उसके लिए आपको किसी और को अपॉइंट करना चाहिए। आप डे टू डे मैनेजमेंट जो है वो आपको करने की परमिशन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको जो अपना इंटरेस्ट है ऐसे बिजनेसेस से हटा लेना चाहिए जो कि बिजनेसेस जो हैं वो सरकार को कोई सामान या सर्विसेज की सप्लाई करते हों, या वो अपने बिजनेस के लिए सरकारी लाइसेंस, परमिट, कोटा या लीज पे डिपेंडेंट हो। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर उनका बिजनेस प्राइमरली इसी टाइप का है जिसमें सरकार से उनकी डीलिंग होती है और वो स्वयं सरकार में है, तो उनकी इम्पार्शियलिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ डूज एंड डोंट्स बनाए हैं, कुछ चीज़ें प्रेस्क्राइब की हैं, कुछ चीज़ें प्रोहिबिट की हैं मिनिस्टर्स के लिए, हम उसको जानते हैं। जिस दिन से मिनिस्टर जो है वो बनते हैं, जिस दिन से वो ओथ लेते हैं और उसके बाद से जब तक वो मिनिस्टर रहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि नंबर 1 वो हर साल प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को अपने जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं उसका एनुअल डिक्लेरेशन जो है वो फाइल करें। उसके बाद में उनको ये करना चाहिए कि वो गवर्नमेंट से ना तो कोई प्रॉपर्टी खरीदें और ना ही गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉपर्टी बेचें, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में उनकी इम्पार्शियलिटी पे सवाल आ सकता है। उसी तरीके से उनको ये चाहिए कि जब वो सरकार में आ जाएं, मंत्री बन जाएं, उसके बाद कोई नया बिजनेस ना स्टार्ट करें या कोई बिजनेस नया ज्वाइन ना करें। अगर जो चल रहा है उसको चलने दें और कोई नया बिजनेस ना स्टार्ट करें, इस पे उनको पाबंदी है। उसके बाद में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका ये ध्यान रखना चाहिए कि वो या उनके कोई भी फैमिली मेंबर इस तरीके के बिजनेस ना करें जिसमें कि लाइसेंस की, कोटा की या लीज की ज़रूरत पड़ती है। और अगर उनका कोई फैमिली मेंबर है, कोई बिजनेस सेटअप करता है या कोई नया बिजनेस ज्वाइन करता है, तो वो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को या फिर चीफ मिनिस्टर को वो इन्फॉर्म करें। अब हम जानते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके अलावा उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं
और ये मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि ना केवल अपने कंडक्ट को सही रखे बल्कि अपनी फैमिली मेंबर के कंडक्ट को भी सही रखे। तो इस मामले में उनके ऊपर जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी हम चर्चा करते हैं। मिनिस्टर को कहा गया है कि आप स्वयं या आपका कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो किसी से कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है या किसी से कोई पैसा ना ले किसी भी पर्पज़ से। केवल एक केस के लिए या जो 2 केसेस हैं उनके लिए उसको अनुमति है पैसा लेने की, और वो जो पैसा ले सकते हैं वो एक तो ये है कि अगर कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कोई चैरिटेबल बॉडी है या कोई इंस्टीट्यूशन है जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए अगर कोई चंदा की बात आती है तो वो उसको ले सकते हैं। या फिर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो चंदा ले सकते हैं, क्योंकि वो जो मिनिस्टर्स होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, और इसलिए अगर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई चंदा है तो उसको लिया जा सकता है। जो चौथा जो कंडक्ट रूल है वो डील करता है गिफ्ट से और अवार्ड से। देखिए, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो जहाँ जाते हैं उनको सम्मान दिया जाता है, गिफ्ट दी जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि नोटों से भी तौल दिया जाता है, या कई बार उनको बड़ी महंगी महंगी गिफ्ट दी जाती हैं। तो उसके बारे में भी कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं। एक तो ये कहा गया है पहला कि मिनिस्टर या उसका कोई भी फैमिली मेंबर है वो कोई भी महंगा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट अपने फैमिली मेंबर से। अपने फैमिली मेंबर से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट और किसी से आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई मिनिस्टर है जो कभी फॉरेन कंट्री में जाता है तो उस केस में अगर उसको कोई गिफ्ट दी जाती है तो उस गिफ्ट को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली गिफ्ट जो होती है वो सिंबॉलिक टाइप की होती है, मतलब कि उसकी मार्केट में एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं होती, एक सिंबल होता है। जैसे कि मान लिया कोई स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हो गया या कोई सेरेमोनियल रोब हो गया। इस तरीके की जो गिफ्ट हैं ये जो है वो मिनिस्टर रिटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो गिफ्ट हैं वो भी मिनिस्टर रिटेन कर सकते हैं, बशर्ते कि उसकी जो वैल्यू है वो 5,000 रुपये से कम हो। अब उसकी क्या वैल्यू है ये तो हमें मालूम नहीं है। तो क्या होता है कि मिनिस्टर जो है अगर उसको डाउट हो कि इसकी वैल्यू 5,000 से ज़्यादा है तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको तोश खाना में वो उसको भेज दे। तोश खाना में जब वो जाएगा तो उसकी वैल्यू का असेसमेंट होगा। अगर वो वैल्यू 5,000 से कम है तो मिनिस्टर उसको रख ले। अगर वो वैल्यू 5,000 से ज़्यादा है तो या तो वो तोश खाना में जमा हो जाएगा, या अगर मिनिस्टर चाहे तो 5,000 से ज़्यादा जो उसकी वैल्यू है उसका डिफरेंस दे करके वो सामान को स्वयं जो है वो ले सकता है। तो इसी तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मिनिस्टर जो है कोई बहुत महंगी गिफ्ट जो है अपने पास ना रखें। उसी तरीके से मिनिस्टर्स के ऊपर कुछ कंडक्ट रूल्स हैं जो उनके फॉरेन टूर्स पे एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि कोई भी मिनिस्टर अगर फॉरेन टूर पे जाता है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ तक संभव हो उसको सरकारी एकोमोडेशन में रहना चाहिए, या कोई ऐसा एकोमोडेशन जो कि सरकार ने प्रोवाइड कराया हो, या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का हो, या फिर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन का हो जो कि सरकारी हो, या फिर जो होटल्स हैं जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं उसको वहीं पे रुकना चाहिए और कहीं पे उसको नहीं रुकना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर उसका अपना एकोमोडेशन हो तब तो वहाँ पे वो रुक ही सकता है। फिर ये भी उसको कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो उसको जो है कोई बहुत लेविश पार्टी या कोई बहुत ही मतलब तड़क भड़क वाली जो पार्टी है उसको अटेंड करने से बचना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी कई सारे कंडक्ट रूल्स होते हैं जो लागू होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने कंडक्ट का फॉलो नहीं किया तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी और कौन कार्रवाई करेगा। तो इसके लिए जो है ये प्रोवाइड किया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अथॉरिटी हैं। अगर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अगर कोई भी मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता है तो प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए सक्षम है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर मिलकर के करेंगे। और अगर कोई स्टेट का मिनिस्टर जो है वो इस कंडक्ट रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर जो कार्रवाई करने की अथॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर की होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने जाना कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर कौन से कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं, उनको किस तरीके का कंडक्ट पब्लिक को डिस्प्ले करना चाहिए और उनके ऊपर कौन जो है वो एक्शन ले सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये समझ में आया होगा कि मिनिस्टर्स के ऊपर भी कुछ डिसिप्लिन है, मिनिस्टर्स के ऊपर भी कोड ऑफ कंडक्ट है और उनको भी वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।